नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी, दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को, तो तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को हुआ। चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को, पांचवें चरण का मतदान 27 फरवरी और छठे चरण का मतदान 3 मार्च को हो चुका है। अब बारी है 7वें चरण की, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल जीतोड़ मेहनत में जुटे हैं। इसी चरण में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी वोट डाले जाने हैं, जिसे लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता दिन रात एक किए हुए हैं। पीएम मोदी की बात करें तो वो भी आज वाराणसी पहुंचे, जहां पहले उन्होंने रोड शो किया और काशीधाम मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके अलावा बात करें तो हर पार्टी के कहीं ना कहीं राजनीति के केंद्र में बनारस वाराणसी नजर आ रहा है। अब आपको बता दें कि 7वें चरण में 9 जिलों की सीटों पर मतदान होना है। अगर 7 मार्च की हम बात करें तो आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में वोटिंग डाले जाने हैं। और यही हमारा आज का विषय है और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ जयवंत पटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से शान खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में भाजपा की ओर से हिरेन कोटक और आम आदमी पार्टी की ओर से मिहिर पटेल भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। जयवंत जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। अब आखिरी पड़ाव है, अंतिम चरण है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हर पक्ष कहीं ना कहीं अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। अगर वाराणसी की बात कर ले तो ये पीएम मोदी के साख का भी प्रश्न है। बिल्कुल। मुझे जहाँ तक जानकारी है 56 सीट पर आज ये जो चुनाव है वो होने जा रहा है 7वें चरण का, और शनिवार को उसका प्रचार है वो थम जाएगा कल, और उसके बाद सोमवार को 7वीं तारीख को मतदान होगा। 7वीं तारीख से शाम से एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए हमको तो पता, जैसे अनुमान के बारे में क्या कहा जा सकता है कि अनुमान हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन अभी सबकी नजर है वो आखिरी पड़ाव पर है कि आखिरी पड़ाव में क्या होता है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया था भाजपा और उनके सहयोगी दलों ने, और पूर्वांचल, जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी कि पूर्वांचल है वो गढ़ माना जाता है बीजेपी का, और खास करके जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो योगी आदित्यनाथ और उनका भी गढ़ माना जाता है, और वाराणसी भी इसमें आता है। हालांकि आजमगढ़ है उसकी स्थिति अलग है, क्योंकि आजमगढ़ की स्थिति में जिले में पिछली बार भाजपा का जो प्रदर्शन था वो एकदम खराब था और उसमें सपा का चला था। लेकिन मऊ है या फिर वाराणसी है, ये सब अलग अलग जिले में बीजेपी ने अच्छा किया, तो पूर्वांचल में ये जो बाकी जिले उसमें अच्छा प्रदर्शन किया और उनको अच्छी सीट मिली थी। लेकिन इस बार जो बदलाव है वो है कि सुभाष सपा करके जो पार्टी है उसके साथ नहीं है बीजेपी के साथ, वो चली गई है अखिलेश यादव के साथ, सपा के साथ। तो समीकरण तो बदले हुए ही है, लेकिन माना जा रहा है। और इसमें इस बार जो एक नई बात आई है, क्योंकि बीजेपी को सामने से मुद्दा मिल गया है नमक का। एक वीडियो आया था और वीडियो में जो बीजेपी के अगेंस्ट माने जाते हैं ऐसे पत्रकार है वो अजीत अंजुम, वो एक प्रश्न पूछ रहे, तो उनका जो महिला है उनका कहना है वो बहुत पढ़ी लिखी नजर नहीं आ रही थी, तो उनका कहना था कि हमने मोदी जी का नमक खाया है इसलिए हम उनको ही मत देंगे। तो ये जो मुद्दा है वो बीजेपी ने और खासकर नरेंद्र मोदी ने हाथ ले लिया है, और अभी ये उन्होंने आज ये कहा है कि मैंने भी जनता का नमक खाया है, योगी जी ने भी जनता का नमक खाया है। तो ये जो सामान्य लोग होते हैं उसमें नमक की बात बहुत ही रूड होती है। जैसे वो लोग एक बार वो अपनी निष्ठा है वो पक्की कर देते हैं, जैसे हमने देखा कि सालों साल जो भी कांग्रेस के साथ रहता है तो कांग्रेस के साथ ही रहता है, जो भी सपा के साथ रहता है तो सपा के साथ ही रहता है। ऐसे अभी बहुत कमिटेड वोटर्स बीजेपी की ओर मुड़ रहे हैं, और ये जो नमक वाली बात है वो काफी लोगों को असर करेगी ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी जो प्रचार है वो अपनी अपनी तरफ से सब लोग कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि मतदारों का ओवरऑल रुझान किस तरफ मुड़ता है। जी बिल्कुल।
आपकी और यहाँ पर सांझे आना चाहूंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करें तो वो भी वाराणसी में प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर हमला भी बोला था। कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ये भी सब जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, यूपी को बनाने का समय आ गया है और कांग्रेस को वोट दीजिए। जी हाँ जल्पा जी, पिछले 32 वर्षों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश दिन प्रतिदिन बदहाल हुआ, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ले, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था की बात कर ले, चाहे सड़क की बात कर ले, चाहे परिवहन की बात कर ले, तमाम आंकड़े दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे फिसड्डी प्रदेश है सुविधाओं के मामले में, व्यवस्थाओं के मामले में। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार सपा, बसपा और भाजपा है। तो हम एक नई राजनीति उत्तर प्रदेश में लड़की लड़ सकती है, महिलाओं के राजनीतिक अधिकार के साथ, उन्नति विधान, शक्ति विधान और भर्ती विधान के साथ, युवाओं के रोजगार देने के वचन के साथ हम एक नए विजन के साथ मैदान में है। तो जनता का प्यार हमें मिल रहा है। और अब बात करें 7वें चरण की, तो भाजपा चरण दर चरण जिस प्रकार से भाजपा का सफाया हुआ है, भाजपा हारी हुई जंग लड़ रही है और 7वें चरण में भाजपा का और बड़ा झटका लगने जा रहा है। जो मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र कहा जाता है बनारस, उसके अगल बगल का जो पूर्वांचल का इलाका है, वहां भाजपा को तगड़ा झटका लगने जा रहा है। कारण है कि 2014 में मोदी जी ये कहकर बनारस गए थे कि मैं मां गंगा का लाल हूं और मुझे मां गंगा ने बुलाया, परंतु वो पिछले 7-8 वर्षों में मां गंगा के फर्जी लाल साबित हुए हैं। वो केवल वोट लेने के लिए बनारस जाते हैं, उसके अलावा वो बनारस के पीड़ा को, उसके दर्द को नहीं समझते हैं। ये गंगा के तट पे चुनाव आ चुका है और गंगा में तैरती लाशें लोग भूले नहीं हैं। किस प्रकार से लोग ऑक्सीजन और दवाई और बेड के बिना करा रहे थे, अपनी जानें गंवा रहे थे, अंतिम संस्कार तक के प्रबंध योगी सरकार नहीं कर पाई थी। ये तमाम तस्वीर उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। उसके साथ साथ पूर्वांचल में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। पूर्वांचल के युवा दिल्ली, सूरत, कलकत्ता, मुंबई जैसे देश के तमाम बड़े शहरों में जाते हैं रोजगार प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पूर्वांचल में रोजगार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। चाहे वो भदोही का कालीन उद्योग हो, चाहे वो बनारस की बनारसी साड़ियों का उद्योग हो, सब चौपट हो चुका है। बुनकरों का भी कारोबार चौपट हो चुका है, बुनकर भी भाजपा से नाराज है। तो ये तमाम बातें हैं। उसके अलावा जी, कल ही बनारस में मेरी एक भाई से बात हो रही थी, उसने बताया कि योगी और मोदी सरकार ने बनारस में 300 से अधिक पौराणिक मंदिरों को तोड़ने का पाप किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर जिस प्रकार से वहां पर पौराणिक मंदिर तोड़े गए, उससे वहां की जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। और कुल मिलाकर ये बातें भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को पता है, इसके लिए वहां पर डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता का जो रुख है, जनता का जो रुझान है, वो भाजपा के खिलाफ है। जनता भाजपा का सफाया करने जा रही है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो गंगा में तैरती लाशों का मुद्दा हो। जनता का रुझान भाजपा के खिलाफ है। और कांग्रेस के प्रति जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का युवा, महिला और आम आवाम, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग जिस प्रकार से प्रेम दर्शा रहे हैं, उससे ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आपकी और यहाँ पर प्रकाश जी आना चाहूंगी। अगर हम 7वें चरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ नहीं सिर्फ बड़ी पार्टियां, लेकिन अगर स्थानिक दलों की बात करें, उनका दबदबा भी काफी जगहों पर देखने को मिलता है। और शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं काफी दलों के साथ गठबंधन किया, खास करके सुभाषपा की अगर हम बात कर ले, और अगर हम बीजेपी की बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी अपना दल का साथ लेना पड़ा फिर से। इसमें ये जो चुनाव अभी हो रहा है, अभी 53 जगह पर, वो जगह पर नमक हलाल में मानने वाले प्रजा ज्यादा है। और एक जो वाराणसी का चित्र है, वो हिंदूवाद का चित्र पे ज्यादा मतदान होगा ऐसा लगता है। लेकिन ओवरऑल प्रजा समझ चुकी है कि यह जो कौमवाद के ऊपर जो वोट है, उससे प्रजा को आर्थिक नुकसान हो रहा है, यह भी प्रजा समझ चुकी है। और महिलाओं के मत निर्णायक रहेंगे, वो भी निश्चित बात है। इसलिए कांग्रेस ने भी जो है महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है कि हमारी सीटें ज्यादा आवे। और बीजेपी ने भी यह जो प्रचार किया है कि महिलाओं के वोट उनको मिले। समाजवादी पार्टी की जो है, उसमें छोटी पार्टियां हैं, उनको भी साथ में लेकर के चले।
और कुछ विस्तार जैसे कितनी ये 53 विस्तार में से 8 विस्तार ऐसे हैं जिसमें एक ही परिवार के लोग कितने सालों से चुनकर आ रहे हैं। जैसे कैंट विस्तार है, जी उसमें 30 साल से एक ही कायस्थ एक श्रीवास्तव परिवार है, उसको ही चुनाव में जीत मिलती है और उधर कायस्थ लोगों के मतदान ज्यादा है। तो ये एक जो अभी 53 स्थान जो जा रहे हैं उसमें ज्यादातर स्थान ऐसे हैं जो हिंदू कट्टरवादी को मानने वाले हैं, जो कि महिलाओं के मत फिर भी निर्णायक रहेंगे। अब क्या होगा ये हम कह नहीं सकते, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी है जिसमें इनके मुस्लिम और हिंदू मतों का भी बंटवारा हो सकता है। तो ज्यादातर तो ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी की ओवरऑल सीटें हैं वो काफी कम होगी और अकेला बीजेपी को सरकार बनाना वो मुश्किल रहेगा। किसी का जोड़ साथ में उनको सहकार लेना पड़ेगा पार्टी का। ऐसा अभी प्रजा का रुख ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि अकेले बीजेपी सरकार बनाना मुश्किल है, क्योंकि जो कोरोना काल हुआ और जो जी। उधर आर्थिक संकट लोग गुजरे हैं और जो भी उनका प्रशासन था, लॉ एंड ऑर्डर था, उसकी बातें हुई लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ। प्रचार ज्यादा हुआ लेकिन सुधार कम हुआ है। तो प्रजा जो है यह अभी जागरूक है, प्रजा पहले जैसी प्रजा तो ये जागरूक प्रजा से बदलाव तो आएगा, ये निश्चित बात है और काफी सीटें इसमें कम होने की संभावना दिखाई पड़ रही है कल्पा जी। जी भाजपा की ओर से हिरेन कोटक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिरेन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है के न्यूज़ में। आपसे आपकी और यहाँ पर आना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं 7वें चरण की अंतिम चरण की बात करें तो बनारस जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र में नजर आ रहा है, चाहे सभी दलों की हम चर्चा कर ले। अगर आज की बात करें तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भव्य रोड शो भी वहाँ पर आयोजन उसका में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी वो पहुंचे थे। इससे पहले भी अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जब रविवार को वाराणसी में पहुंचे थे तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने तब ये कहा था कि यहाँ पर ही लोकार्पण के समय हमारी मृत्यु की भी कामना की गई थी। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा था कि ये जिंदा शहर बनारस है और ये भी उन्होंने साथ साथ कह दिया कि मेरी मृत्यु तक न काशी मुझे छोड़ेगी और न काशी के लोग। बिल्कुल सही बात है जटपा जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बनारस जो है वो न सिर्फ आज बल्कि सदियों से एक केंद्र रहा है और वो केंद्र रहा है आस्था का। उस आस्था के केंद्र को अगर किसी ने इतने सालों के बाद मतलब जब ये इतना बड़ा स्थान दिया है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा उसकी बात का तथ्य इस बात से पहचाना जा सकता है कि राहुल गांधी कभी यहाँ नहीं आए थे, लेकिन जब ये मंदिर बना तो दर्शन करने वो पहुंचे थे तो उनको भी आना पड़ा। तो केंद्र तो ये रहेगा और है। अब काशी कॉरिडोर की बात करें, काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें, काशी में हुए विकास की बात करें, सभी पार्टियों के प्रचार की बात करें, तो इस आखिरी चरण में ये बात अगर हम उड़कर आंखों में आती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ममता जी भी पहुंची थी, अब नंदीग्राम बचा नहीं पाई और नंदी की जो शिव की आस्था है उसे बचा नहीं पाई। अब एक तरफ आप जो खिलखिलाहट हस्ती है राम सेतु की अगर बात करें तो राम सेतु को भी झुठला दिया था कांग्रेस ने और आज ये हालत है कि भगवान श्री राम के अस्तित्व को भी मानने से मना कर दिया था। तो हम किस महंगाई बेरोजगारी पर कुछ बोल दो भैया। नहीं है बोलने के लिए क्या कुछ बात है, बोल दो ना भाई। काशी के लोग बोल रहे हैं, अगर एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। सड़क, पानी, बिजली सारी समस्याओं को जिस तरह से जो काशी में जो विकास हुआ है वो काशी के लोग बता रहे हैं। काशी के लोग इतने खुश है कि इस वजह से अब पेट में ना ये गरम गरम तेल जो है पहुंचा है। ये न सिर्फ कांग्रेस की बात है, अगर आप बात करें सपा की तो जो अपने पिता की नहीं मानता, जो अपने पिता को अपने स्टेज पर नहीं ले जा सकता, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? मतलब विकास के जब विकास हो रहा है
उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष जाकर अगर उसका तारीफ करते हैं तो अब उससे बड़ी क्या बात होगी। पूर्वांचल की स्थिति को आज हम देख रहे हैं। 17 में ये कहा जा रहा था कि ये 19 की लड़ाई है, सेमीफाइनल है। आज कहा जा रहा है कि 22 जो है वो सेमीफाइनल है 24 का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी चुनाव, ग्राम का चुनाव रहा या देश का चुनाव हो, सभी चुनाव फाइनली होते हैं और हम हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव के लिए। जी, यही बात बता रही है। लड़त रहती है आर पार। बिल्कुल आर पार हमेशा रहती है। हमारे लिए वही चुनाव है, मतलब फाइनली है, सेमीफाइनल जैसी कुछ बात नहीं होती। तो आज भी हम उसी दिशा में, उसी संघर्ष के साथ काम कर रहे हैं और जो विकास है वो लोगों के सामने है। पहले का काशी और आज का काशी आप देख लें, कितना बड़ा फर्क है। लोगों को न सिर्फ सड़क, बिजली, पानी, बल्कि सारी समस्या है। जब प्रवासन उद्योग बढ़ता है तो उसके साथ साथ आपको रोजी रोटी भी मिलती है। तो रोजी रोटी के लिए भी आज केंद्र बना है। तो इस बारे में अगर कुछ मेरे दोस्त बता पाए तो बहुत अच्छी बात है। जी सांझी। मेरा प्रश्न मेरे भाई, मेरे प्रवक्ता, भाजपा के जो प्रवक्ता है उनसे पूछना है मुझे कि काशी की पहचान गंगा है और गंगा को मां का दर्जा देते हैं हमारे देश के लोग। भाजपा और मोदी जी जब वहां चुनाव लड़ने गए तो काशी को लोगों को बड़ी आशा थी मोदी जी से। उन्होंने कहा था मैं मां गंगा का लाल हूं। और केंद्र सरकार ने नमामि गंगे नाम से एक योजना भी शुरू की गंगा को साफ करने के लिए। मैं अपने भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या वो बता पाएंगे कि 2014 से लेकर अभी तक कितना इसका बजट खर्च हुआ है, कितना बजट आवंटित हुआ है और गंगा कितनी साफ हुई है? मेरे ख्याल से जलपा जी एंकर है। जी बिल्कुल, पर क्या है आजकल तो ट्रेंड हो गया है कि एंकर जलपा जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी उनका प्रश्न है वैसे तो हमें देता भी। वैसे तो हमारी गुजराती डिबेट में भी हमें काफी गहरा वो दिखाई दिया है, पर फिर भी हम तो खुश हैं। ठीक है, अपने मुद्दे पर आ जाते हैं, यूपी के मुद्दे पर आ जाते हैं। हम गंगा पर भी लौटे। आज्ञा करें तो मैं जवाब देना चाहूंगा। नमामि गंगे योजना भी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, तो हमारे भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जी हिरेन जी, बिल्कुल वही बता रहा हूँ। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जो लीड है वो डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने किया था, जो बागपत से एमपी रहे, अगर आपको याद ना हो बता दो। और डॉक्टर वीके सिंह जो आजकल सुर्खियों में है, यूक्रेन अमेरिका के, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को लीड किया था। और आज ये प्रोजेक्ट की वजह से ही गंगा इतनी शुद्ध हो पाई है और आगे भी काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। वो सब आप देख। कितने का बजट है उसका, कितना खर्च हुआ बताइए ना मुझे। नाम पे जैसे गुजरात में ना, हमारे यहाँ आपको बताता हूँ मैं, चलिए गुजरात में ना, नहीं आप सीधे सीधे उत्तर दीजिए ना, आपके पास उत्तर नहीं है क्या? बहुत सालों से एक राजनीति करते रहे। आज भी गुजरात पे मत आइए भैया, गंगा को कितना आपने साफ किया वो बताइए। जलपा जी से पूछिए नमामि गंगे योजना का बजट कितना था अभी तक का और कितना खर्च हुआ है। भाजपा है ना, आपने कभी सोचा इस बारे में? आपने बताया नहीं मुझे, बताइए ना मुझे नमामि गंगे योजना का बजट कितना था और कितना खर्च हुआ है। उठाते रहे। जलपा जी आप पूछिए, जलपा जी पूछिए इनसे। आज नया स्वरूप है। जलपा जी आप पूछिए, क्योंकि आस्था जलपा जी इनसे कहिए कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें। सिर्फ 0 है बल्कि माइनस में। जलपा जी ये यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि ये बताएं कि नमामि गंगे योजना के कितने बजट आवंटित हुए और कितना खर्च हुआ है और कितना गंगा साफ हो पाई है, ये बताएं हमें। ये ब्यौरा हमने चुनावी जो बात हुई वहाँ। अरे भैया टीवी पर बता दो ना यार, भाजपा के प्रवक्ता हो आप, आपको यही नहीं पता कि नमामि गंगे योजना का बजट कितना है? आपकी सरकार है केंद्र में, राज्य में आपकी सरकार है, यदि आपको यही नहीं पता है तो फिर क्या अर्थ निकला? बिल्कुल, हमारी सरकार ने जो काम किया है लोगों के सामने है। हमें रिपोर्टिंग आपको करने की जरूरत नहीं, लोगों को करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत हो गया। बहस में हमें नहीं पढ़ना है। जी, एक एक करके मैं सबकी ओर आऊंगी। हमें डिबेट को आगे भी ले जाना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि लोग ये आस में देखते हैं कि हम कुछ सुनेंगे, और प्रश्न भी जब किए जाते हैं अगर एंकर की साइड से या होस्ट की साइड से, तब इसी उम्मीद में कि कुछ जवाब मिलेगा ताकि लोगों को भी रियलिटी क्या है वो पता चले। अब आगे
बढ़ाती हूँ। वही तो मैं बोल रहा हूं, ये जवाब हमारे ही नहीं साथ देना यहाँ पर चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से मिहिर पटेल जी जुड़ चुके हैं। मिहिर जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है के न्यूज में। मिहिर जी, इस बार अगर बात करें, अब अंतिम चरण का चुनाव होना है, वोट डाले जाने हैं 7वें चरण का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी रखता है यूपी की राजनीति में। आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है, क्या लगता है? यूपी के इलेक्शन में ऐसा हुआ है कि जो मैनिफेस्टो जो अलग अलग पार्टीज ने रखा है, वो मैनिफेस्टो में पहली बार जनता के हक की बात हुई है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं से कहीं कुछ ना कुछ सीख लेके, आम आदमी पार्टी से सीख लेके जो मैनिफेस्टो बनाया गया है, उसमें जनता के मुद्दों की बात है और जनता को मालूम है कि ये मुद्दे जो है वो कौन पूरे कर सकता है और जनता को पूरा भरोसा है। उन्होंने काम देखा हुआ है कि कैसे बिजली फ्री हो सकती है, कैसे शिक्षा की बात हो, आरोग्य की बात हो, बहुत सारी चीजें हैं जो जनता को पता है कि वो कैसे मैनेज होती है और कैसे मैनेज कर पाते हैं। अभी यूपी की हम अगर बात करते हैं तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे भाजपा सरकार से, पर कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें वो जनता ने महसूस की है। तो अभी जनता को भरोसा करना थोड़ा कठिन है इस माहौल पे। और अगर आप चुनाव की बात करें, ओपिनियन पोल की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, तो उसमें भी कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये दिख रहा है कि इस बार इस वोटिंग के बाद जो बदलाव है वो साफ साफ आपको दिखने को मिलेगा। जी, आपकी और जयवंत जी यहाँ पर लौटना चाहूंगी। अगर यहाँ पर जैसे चर्चा भी हुई, अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो की बात करें तो ममता बनर्जी पर यहाँ पर चुनाव प्रसार के लिए नजर आई, कहीं ना कहीं उनका विरोध भी किया गया काले झंडे लेकर। और फिर हमने ये भी देखा कि वाराणसी में वो अखिलेश यादव के साथ एक रैली को भी संबोधित करती नजर आई। अगर ममता बनर्जी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सपा का साथ देखें, उन्होंने तो तैयारी 2024 की कर ली है, जो वो विपक्ष की एकजुटता दिखाना चाहती है। नहीं, ये सही बात है कि प्रयत्न तो ऐसा ही है कि मायावती ममता बनर्जी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। उधर राहुल गांधी ने हाल ही में डीएमके के एमके स्टालिन की आत्मकथा को लॉन्च किया, तो उस टाइम पर ऐसी उम्मीद थी कि कई विपक्ष के नेता उपस्थित रहेंगे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव वो उपस्थित रहे थे शायद, और कोई बड़ा नेता उपस्थित नहीं रहा था। तो ये विपक्ष की जो एकता है वो बहुत ही धुंधली नजर आती है, क्योंकि 2019 में भी हमें याद है कि ममता बनर्जी ने अपने कोलकाता में ऐसे सब दलों के नेताओं की बड़ी रैली की थी और उसमें बहुत सारे लोग उपस्थित भी रहे थे, लेकिन उसका कुछ जो नतीजा है वो नहीं निकल पाया था और कोई ऐसा गठबंधन नहीं हो पाया था। तो अभी चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक प्रयास शुरू किया और उन्होंने उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की थी। तो सब लोग को ऐसा है कि हमको लाडू मिल जाएगा, लेकिन लाडू तभी मिल पाएगा जब भी सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे। तो ये एक उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी, लेकिन ममता बनर्जी का कितना प्रभाव है वहां पर, क्योंकि बंगालियों की कितनी संख्या है और वो बंगाली कितने प्रभावित है ममता बनर्जी के द्वारा, वो एक देखने वाली बात होगी। इसमें मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का असर इतना नहीं हो पाएगा जितना कि, क्योंकि वाराणसी है वो गढ़ है बीजेपी का। और जैसे मैं एक स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ, जो भी लगे जिसको जैसा लगे, काशी का जो डेवलपमेंट है वो जिसने भी वहां पर मुलाकात की है और वो भी बताता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से की है। जो भी मतलब एक संकरी गलियों में से निकलना पड़ता था वो सब हटा दिया है और एक सबको कन्विंस करके ऐसा किया है। तो ये एक जो बड़ी बात है, उसका जो आगे जाके असर होने वाला है, ये सिर्फ चुनाव की बात नहीं है, क्योंकि काशी विश्वनाथ है वो चुनाव से जोड़कर नहीं देख सकते। हालांकि चुनाव का असर हो सकता है, लेकिन ये जो है सबके दिलों की, मतलब काशी विश्वनाथ है, वहां पर दक्षिण से भी लोग जाते थे और पूर्व से भी लोग जाते हैं, पश्चिम से हमारे यहाँ पे से भी लोग जाते हैं। काशी का जो अभ्यास है वो कहा जाता है कि काशी का अभ्यास और सूरत का भोजन बहुत ही, और काशी का मोक्ष ये भी कहा जाता है। तो ये सब बातें वो एक अपनी आस्था की एक बात है, इसको चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन जो बात हो रही है ममता बनर्जी की, तो मुझे लगता है कि इसका असर इतना खास होने वाला नहीं। और ये जो एक स्पार्क
मैं जैसे कहता हूँ कि बीच बीच में स्पार्क, ये राहुल जी भी आधे समय से आ गए उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में, तो ये सब स्पार्क अच्छा स्पार्क होता रहता है, लेकिन इसका जो पूरा मतलब लाइट होना चाहिए, ये लाइट नहीं हो पाता, उसको परमानेंट रखना चाहिए तो इसका असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी, जैसे कि हम यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भी बात कर रहे हैं। अगर भाजपा की बात करें तो कहीं ना कहीं, अगर मोदी जी की बात करें या योगी जी की बात करें, सभी बड़े नेता एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी काशी विश्वनाथ मंदिर वहां पर पहुंचे थे। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्हें भी कहीं ना कहीं वाराणसी में आना पड़ा, और उन्हें शायद लगा भी कि अगर ये मौका हम चूक गए तो कहीं ना कहीं कुछ हमें कमी पड़ जाएगी सत्ता में। वाराणसी है, ये महत्व का स्थान है उत्तर प्रदेश का, और जो हिंदू मतों को आकर्षित करने का यह वाराणसी जो केंद्र है, भाजपा के लिए सुनहरा मौका है। लेकिन प्रजा यह देखती है कि मैनिफेस्टो जो है वो इधर जो भी दल है, सपा है, कांग्रेस है, बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है, भले आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है वो काफी आकर्षित है प्रजा को करने वाला, ये प्रजा उसको कितना समझती है वो बात है। लेकिन उसको मार्क दिए जावे पब्लिक की तरफ से तो मैनिफेस्टो में उनका नंबर पहले आता है, और ये बात निश्चित है। लेकिन वो कितना सफल होते हैं वो चुनाव होगा तब अपने सच मालूम पड़ेगा कि क्या होता है। बाकी जो प्रजा कभी मैनिफेस्टो पे भी जा रही है कि किसका मैनिफेस्टो, क्योंकि पहले जो वायदे किए गए वो पूरे, भले जो 2017 का वक्त था चुनाव का और बीजेपी के लिए सुनहरा मौका था, इतना सुनहरा इस बार लग नहीं रहा है कि होगा। सीटें काफी कम आएगी ये बात निश्चित है, लेकिन हर एक पक्ष ऐसा समझता है कि हम आएंगे, लेकिन प्रजा को आकलन करना, प्रजा को समझना बहुत कठिन बात है। वो चुनाव के दिन ही मालूम पड़ता है कि प्रजा किसको वोट देती है। लेकिन प्रजा जो आम आदमी पार्टी कोई अभी राष्ट्रीय कक्षा पे पार्टी नहीं है, 7 साल उसका आयुष्य है, कांग्रेस जूनी पार्टी है, सपा भी जूनी पार्टी है, तो कुछ न कुछ आम आदमी के आने से जो पार्टी से मतों का बंटवारा, भले कम सीटें मिले आम आदमी को, लेकिन उससे नुकसान ज्यादातर कांग्रेस को होगा ऐसा नजर आता है। और पहले भी जो दिल्ली में चुनाव हुए थे, जो 70 में से 69 सीटें बीजेपी को, अपने आम आदमी पार्टी को मिली थी, वह भी एक बदलाव था और ऐतिहासिक बदलाव था। वो सिर्फ मैनिफेस्टो का ही बदलाव था, उन्होंने कुछ किया नहीं था, नई पार्टी थी और इतनी सारी सीटें आना असंभव था। तो प्रजा को मूल्यांकन करना बहुत कठिन है, लेकिन प्रजा यदि मैनिफेस्टो को देखती है तो आम आदमी को वोट देगी, ये ऐसा लगता है। लेकिन उनको जो सीटें आएगी उससे नुकसान कांग्रेस की सीटों को पड़ेगा, ऐसा निश्चित बात है। जी बिल्कुल। दंगल देश का में इस वक्त हो चला है एक कॉमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ખુશખબર, આમ તો ગુજરાત હેપી અને ગુજરાતીઓ હેલ્ધી છે એ જ સૌથી મોટા ખુશખબર છે. બટ નવા ખુશખબર એ છે કે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના આત્મનિર્ભર ભારતના લક્ષ્યને આંબવાની દિશામાં ગુજરાતે ભર્યું વધુ એક કદમ. મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે નવી બાયોટેક પોલિસી લોન્ચ કરી છે, જેમાં બાયોપ્લાસ્ટિક, જીન સ્પ્લાઇસિંગ અને સ્ટેમ સેલ થેરેપી જેવા સેક્ટર્સને મળશે એન્કરેજમેન્ટ અને રાજ્યના ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રનું પણ થશે ડેવલપમેન્ટ. કેપેક્સ તેમજ ઓપેક્સ મોડલથી આ સ્પેશિયલ પ્રોજેક્ટ્સને આપવામાં આવશે સહાય, જેનો લાભ મળશે રાજ્યના 500થી વધુ ઉદ્યોગોને. સાથે જ જનરેટ થશે વધુ ને વધુ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. ઈપીએફમાં સહાયથી વિમેન એમ્પાવરમેન્ટને મળશે પ્રોત્સાહન. હેપીનેસ વધારે એવી બીજી ખબર છે 250 કિલોમીટરથી પણ લાંબા હાઈવેની, જેના કારણે 5000 વર્ષ જૂની આપણી સાંસ્કૃતિક ધરોહર એવી ધોળાવીરાની હિસ્ટોરિક સાઇટ પર પહોંચવું થશે ઈઝી. સાથે બોર્ડર પર દેશની સુરક્ષાની મજબૂતી વધશે. બાકી ધોળાવીરાના દરેક ડેવલપમેન્ટ પર મુખ્યમંત્રી શ્રી પર્સનલ ધ્યાન આપે છે. તો ગુજરાત ફિટ અને રેડી રહેજો, કારણ કે બહુ જ જલ્દી ખેલ મહાકુંભ શરૂ થઈ રહ્યો છે. એટલે આ વર્ષે ફરી રમશે ગુજરાત, જીતશે ગુજરાત.
તો ફરી મળીશું નવી ખુશખબરો સાથે. ત્યાં સુધી ટેક કેર, હેલ્ધી રહેજો, મજામાં રહેજો. જય જય ગરવી ગુજરાત. वेलकम बैक. आप देख रहे हो दंगल देश का. इस चर्चा को हम अब आगे बढ़ाते हैं. हिरेन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी. अगर यहाँ पर हम 7वें चरण की बात कर रहे हैं, 54 सीटों की जब हम बात कर रहे हैं, अगर पिछले बार 2017 के कुछ अंक देखें तो बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं उनको कुल मिला के 36 सीटें मिली थी. बीजेपी की बात करें तो उन्होंने अकेले दम पे 29 सीटें हासिल की थी. अपना दल जो कि उनके ही साथ सहयोग में थी, जिन्हें 4 सीट मिली थी, और सुभाषपा जो कि अभी सपा के साथ है, उन्हें भी वहां पर 3 सीट मिली थी. क्या लगता है? बिल्कुल, उस समय से लेकर आज के दिन तक भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से और जिस तरह का काम किया है, उसमें सबसे बड़ा बात जो उभर कर सामने आता है वो फियर नैरेटिव. खास करके जो ऐसे क्षेत्रों की बात की जाए जहां पर एक गुंडों का राज हुआ करता था, आज वो स्थिति को बदलकर हमको शिक्षा देने की स्थिति में आए हैं. डबल इंजन की सरकार जो मोदी, बिल्कुल सही बात है. उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तब विकास को कोई रोक नहीं सकता. और उस विकास को आगे ले जाने के लिए, उसे जारी रखने के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए. ये मतदाताओं का निश्चय है. और उस निश्चय के स्वरूप में आगे बढ़ते हुए अभी जहां प्रकाश जी आप एक बात कह रहे थे कि जिस तरह से अगर अच्छा मैनिफेस्टो, अगर अच्छा घोषणा पत्र किसे कहा जाए तो आम आदमी पार्टी का है. आम आदमी पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें फ्री बीज की बात होती है. कहीं भी लोगों को इस तरह से बताया जाता है कि आपको ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा, लेकिन वो जो फ्री देने की बात है वो दिल्ली में खुल गई है. वो लोग और उत्तर प्रदेश में है कि फ्री देने पर क्या चीजें होती है. तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो योजनाएं वहां पर लागू की गई है और आगे जो योजनाएं हमारे घोषणा पत्र में है, उस घोषणा पत्र पे लोगों को, जनता को, मतदाताओं को पूरा विश्वास है. और इसीलिए इस बार हमारी सीटें बढ़कर आएगी. और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है वो एक ऐसे स्वरूप में लागू होगा और आगे देखेंगे कि जो सीटें हमारी थी उससे बढ़कर आएगी. लोग वाकई में बहुत लोगों की एक ऐसा मानना है कि सीटें घटेगी लेकिन बढ़ के आएगी, ये देखा जाएगा और झूठे घोषणा पत्र को नकार दिया जाएगा. जी, पर यहाँ पर जैसे कि आप चर्चा कर रहे हो, खास तौर पर फ्री बिजली का मुद्दा भी बहुत ही ये बार यूपी की राजनीति में देखने को मिला था. और शायद इसी का असर था कि योगी जी ने कहीं ना कहीं ये अनाउंसमेंट कर दी 50% जो उन्होंने दरें घटाए थे. जी हिरेन जी, बिल्कुल, लोगों को कितनी जरूरत है, सरकार कितना वाकई में दे सकती है, इस कैलकुलेशन के बिना कंपटीशन के अगर आप झूठे वादे कर देंगे तो उस झूठे वादे का क्या होता है वो दिल्ली में लोगों ने महसूस किया है. और यही बात के कारण अगर गुजरात के मॉडल देखा जाए तो गुजरात में भी आम आदमी पार्टी का जो है मार्च जो है वो उल्टी दिशा में जा रहा है. वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ जिस तरह से, अगर गुजरात की मैं बात करूं तो गुजरात में जितने भी पिछले चुनाव है उस चुनाव में जिस तरह से सफाया हुआ है आम आदमी पार्टी का, वो इसी वजह से हुआ है कि झूठे वादे, घोषणा पत्र में झूठी बातें कहना. अगर सरकार की तिजोरी को ध्यान में रखे बिना किसी बात की घोषणा कर दी जाती है तो जब लोग जो है वो उसको ठगा महसूस करते हैं. वो दिल्ली में जो हुआ है वो लोगों के सामने है. आज उत्तर प्रदेश के लोग भी ये जान चुके हैं कि ये हम जो है वो ऐसी कैसी ठगाई वाली बातों में नहीं आएंगे. तो ये निश्चय है लोगों का, मतदारों का, कि भारतीय जनता पार्टी ही श्रेष्ठ विकल्प है. जी, मिहिर जी भी कुछ कहना चाहते हैं, सांजी भी कुछ कहना चाहते हैं. मिहिर जी, आपकी ओर से शुरुआत करेंगे. बहुत ही बढ़िया बातें कही है हमारे भ्रष्ट भाजपा के प्रवक्ता ने. तो उनको एक एक बातों का जवाब मुझे देना है बहुत मजे से. जिन बातों को वो झुठला रहे हैं कि बिजली वाली बात मैनिफेस्टो दिल्ली का झूठा है, तो उनको याद करा दूं कि 1 लाख 0 बिल आए हैं, ऐसे बिल लोगों के अरविंद केजरीवाल जी ने हार्ड कॉपी दिए हुए हैं, तो वो मत भूलिएगा. दूसरी बात, अगर मैं आपको ये बता रहे हैं कि गुजरात में सफाया हो गया, तो उनको याद करवाना चाहता हूँ कि सफाया किसका होता है, जब उनकी सरकार होती है उनका सफाया होता है. हमने तो शुरुआत की है, तो हमारे लिए
एक दो सीटें आना भी हमारे लिए तो गौरव की बात है और हमारी शुरुआत है, इसे सफाया नहीं कहते हैं। तो जरा थोड़ा पॉलिटिक्स को थोड़ा समझिएगा। तीसरी बात, कैलकुलेशन की आपने बात की कि बिना कैलकुलेशन के आप कोई भी वो जो है मैनिफेस्टो नहीं बना सकते। तो सर ये आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये कैलकुलेट करके ही मैनिफेस्टो बनाया है, गुजरात के लिए भी और यूपी के लिए भी। और मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं आम आदमी पार्टी का, वो भी आपको वो कैलकुलेशन बता सकता है। तो जरा गौर से सुनिएगा ये कैलकुलेशन कैसा होता है और कैसे चीजें मिलती है। जल्पा जी आपका एक आधी मिनट का वक्त लेना मैं चाहूंगा, थोड़ा सा एक एग्जांपल देके ये भ्रष्ट भाजपा के प्रवक्ता को मुझे थोड़ा कुछ समझाना है। कैन आई? जी आप अपनी बात रख सकते हो। थैंक यू। अभी जो 2.30 लाख करोड़ का जो बजट है उसका 1% होता है 2300 करोड़। गॉट इट? अभी गुजरात के टोटल सरकारी स्कूल्स है 1500 गवर्नमेंट स्कूल में, उसको आप 1% बजट की मैं बात कर रहा हूं, सुनिएगा जरा गौर से। गुजरात के टोटल बजट का सिर्फ 1% आप गुजरात की गवर्नमेंट स्कूलों को दीजिएगा तो हर एक स्कूल को कम से कम एक साल में 1-1 करोड़ रुपया गुजरात सरकार दे सकती है। और यहाँ पर गुजरात सरकार जब ये दावा करती है कि 10%, 10% वो एजुकेशन के पीछे खर्च करते हैं, तो पैसे गए कहां? इसीलिए मुझे कहना पड़ता है कि भ्रष्ट भाजपा सिर्फ जुमले कर सकती है। उनके जो नेशनल लेवल के जो पॉलिटिशियंस, उनके नेशनल लेवल के जो नेता है, वो टीवी पे आके वो मीडिया के सामने ऐसा बोलते हैं कि ये तो राजकीय जुमले होते हैं। तो वो बोलते हैं ना कि जैसा गुरु हो वैसा चेला हो, तो ये जुमले करना शुरू वहां से हुआ है, इनके गुरुओं से शुरू हुआ है। और आम आदमी पार्टी ने तो ये सारी चीजें प्रूव करके दी है, चाहे वो यूपी पंजाब हो या यूपी का कैलकुलेशन हो। इनको शायद मालूम नहीं होगा कि यूपी का बजट के हिसाब से उसको बाइफरकेट करके आम आदमी पार्टी ने एक ब्लूप्रिंट दी हुई है कि कैसे यूपी में ये सारी चीजें पॉसिबल है। अब मुझे एक चीज जल्पा जी समझ नहीं आ रही है कि गुजरात जो है वो पावर सरप्लस स्टेट है, फिर भी गुजरात की जनता को 200 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं दे पाती है भ्रष्ट भाजपा की सरकार। तो मुझे ये सवाल होता है कि वो यूपी में कैसे दे पाएंगे 300 यूनिट बिजली फ्री? तो जुमला इसे कहते हैं। समझ में आ रहा है सर आपको? और भी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। अब सीधी बात हो रही है, चलो सुन भी लो। समय की गरिमा है। आप जिस पार्टी को आप यूपी को केंद्र में रखिए और आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हो उस पार्टी की मैं आपको बात बता दूं, भ्रष्टाचार की हदें आपको पार कर दी। भ्रष्टाचार के कारण सुन रहा था आराम से, बिल्कुल सुन रहा था मैं, आप सुन लो। आपने भ्रष्टाचार की हदें बताता हूँ। आपने वहां तक भ्रष्टाचार किया, हजारों लोगों की जान गई। हाई कोर्ट ने आपको लताड़ा था, याद करो। आपने ऑक्सीजन की चोरी करी थी, जो हाई कोर्ट ने कहा था, ना किसी दूसरे पक्ष का आक्षेप था। यह बात याद करो। वो वही पार्टी है जो वहां की लोकल बसों में भी भ्रष्टाचार करती है दिल्ली में। ये लोगों के सामने है। अब नतीजे आएंगे तब सारी बातें सामने आ जाएगी। लोगों की जाने गई थी, मतलब सरप्लस, आप बिजली की बात करते हो, आपने सरप्लस ऑक्सीजन चुराई थी, दिल्ली में यह काम किया था और कोर्ट ने आपको लताड़ा था। वो ऑक्सीजन किसी के दूसरे राज्य के लोगों की हक की थी। तब कोरोना काल में आपने ये बहुत बड़ा कांड किया था वो लोगों के समक्ष से। इसलिए लोग जानते हैं कि कौन सी पार्टी भ्रष्ट है। आपकी और सांझी अब लौटना चाहूंगी, आगे बढ़ाना चाहूंगी। हम आ जाते हैं यूपी पर। ऐसे तो यूपी की राजनीति है ऐसी है कि हर राज्य में घूमकर आती है और केंद्र तक जाती है, लेकिन यूपी पर फिर से आ जाते हैं हम। अगर 2017 की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी की 29 सीटें, उनकी सहयोगी पार्टी अपना दल को 4 मिली थी, सुभाषपा भी उनके साइड थी, उन्हें 3 मिली थी। सपा की बात करें उन्हें 11 सीटें मिली थी, बसपा उन्हें 6 सीटें मिली थी, निषाद पार्टी को 1 सीट मिली थी, लेकिन कांग्रेस वहां पर खाता उस समय नहीं खोल पाई थी, जो कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, सीटों का बंटवारा था। इस बार क्या लगता है सांझी कितना, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो और ये चरण की खास तौर पर बात करें तो जो भी मिलेगा वो मुनाफा ही होगा। जी जल्पा जी, हर चुनाव का अपना अलग पैटर्न होता है। पिछले चुनाव में हमने क्या पाया इस चुनाव में वही पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 2017 तक का भाजपा वहां 47 सीटों पर थी, फिर 300 के ऊपर चली गई, क्योंकि जनता का प्रेम है ये। जनता जिसको चाहेगी उसको ऊपर बैठाएगी, जिसको चाहेगी उसको पटक देगी नीचे। तो हमें आशा ये है कि हमने जो विजन दिया उत्तर प्रदेश को, किसी भी दल ने उत्तर प्रदेश को विजन नहीं दिया। आज हम ही उत्तर प्रदेश में मुद्दों की बात कर रहे हैं, वरना आप सपा को देखो, भाजपा को देखो, ये धर्म और जाति के नाम पर बांटने की बात करते हैं।
अभी ये बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, मेरे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, जलपा जी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, अभी हाल ही में इनके विधायक हैं और डुमरियागंज से प्रत्याशी हैं, उनका नाम है राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, उन्होंने इतना घटिया बयान दिया, उन्होंने ये तक कह दिया कि जो व्यक्ति भाजपा का वोट नहीं देगा वो मियां की औलाद है। तो क्या ऐसे बयान शोभा देते हैं? ऐसे सबका साथ सबका विकास करेंगे आप इनसे पूछिए क्या ये इस बयान को समर्थन करते हैं? क्या ये इस बयान पर क्या रुख है ये स्पष्ट करें भाजपा के प्रवक्ता। आवाज नहीं आ रही जनपा जी, ठीक है चलो ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई बयान अगर दिया गया है तो मेरे ध्यान में नहीं है, अगर ऐसा बयान दिया गया है तो उनका व्यक्तिगत सोच हो सकती है। कभी भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातों को बिल्कुल नहीं मानती। अगर भारत में रहने वाला हर एक नागरिक भारतीय है और सभी भारतीयों को पूरे सम्मान के साथ देखने वाली सही में अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। विकास सबका यहाँ होता है, सबका साथ मतलब सबका साथ, और सबका विकास मतलब सबका विकास। जो बांटने का काम है वो कांग्रेस ने इतने सालों में किया है, न सिर्फ लोगों को, देश को भी बांटा है उन्होंने, और कितने टुकड़ों में। और वो कांग्रेस के मुंह से ये बात बिल्कुल शोभा नहीं देती, उनको अपने गिरेबान में एक बार देख लेना चाहिए। जी सांझ जलपा जी, आप इनसे पूछिए, क्योंकि मैं प्रश्न पूछ रहा हूं तो ये बुरा मान रहे हैं, आप इनसे पूछिए। ये बोल रहे हैं कि मैंने सुना नहीं बयान। कमाल की बात है, ये भाजपा का प्रवक्ता है। चाय की चुस्की ले लेगी। नहीं, मैं उनके माध्यम से पूछूंगा। वो ले लेगी, चलो हम सीधा ही बात करते हैं। कई डिबेट में तो उससे भी सवाल हो जाते हैं जब जवाब नहीं होते, पर ठीक है, हमारे पास इनफ सवाल है, सभी के लिए है। जी सांझ जी, अपनी बात को रखिए। यहाँ पर बात हुई थी कि 54 सीटों में से जितना भी आएगा कांग्रेस के लिए मुनाफा होगा, क्या है इस बार, क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी को 54 में से कम 25 के ऊपर सीटें मिलने जा रही हैं। एक तरफा कांग्रेस पार्टी की लहर दिखाई पड़ रही है। अब इनसे आप पूछिए, इन्होंने कहा कि इन्होंने बयान नहीं सुना, ठीक है ना, हो सकता है ये नहीं सुने, पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने सुन लिया, पता नहीं कैसे प्रवक्ता है ये। नतीजे आए ना, पर इनसे पूछिए। अरे भैया सुनिए ना, नतीजे आए तो जरूर पधारना, आप आएंगे ही। नतीजे आए, अरे आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, मैं आऊंगा, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। सुनिए हमारे पास की तरह रेत में मुंह छुपा के भाग मत जाना भाई, कम से कम बौखलाओ मत भाई। सुनो जयवंत जी, आपकी और यहाँ पर लौटना चाहूंगी, क्योंकि हम यहाँ पर सांझ जी हमारे पास सवाल है, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास सवाल है, चिंता मत कीजिए। डिबेट को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी, समय का वैसे भी अभाव है। जयवंत जी, आपकी और यहाँ पर मैं लौटना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं आखिरी चुनाव की। अब अभी की बात कर ले तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की हम यहाँ पर चर्चा भी कर रहे थे। हमने ये भी देखा कि प्रियंका गांधी वाराणसी के कबीर चोरा मठ भी पहुंचती थी। अगर हम यहाँ पर लास्ट चरण की बात कर ले तो दलितों और पिछड़ी जातियों के वोट भी कई जगहों पर बहुत मायने रखते हैं। अभी प्रियंका जी वो है हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे, लेकिन राहुल गांधी है वो थोड़ा उसमें ब्रेक लगा रहा है, और सोनिया जी तो कई चित्र में ही नहीं है, क्योंकि उनकी शायद लगता है ऐसा कि तबीयत अच्छी नहीं है। तो अभी जो भी दौर है वो राहुल गांधी और प्रियंका रोबर्ट वाड्रा के पास है। अभी प्रियंका जी ने अभी महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, वो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर कांग्रेस हिंदुत्व के सच्चे मुद्दे पर लौटती है तो बीजेपी के लिए खतरा हो जाएगी। लेकिन मैं जैसा कहता हूँ और बार बार कि वो चुनावी हिंदुत्व की नीति हो जाती है। राहुल गांधी जी भी अभी द्वारकाधीश मंदिर होके आए हैं, और पिछली बार भी 2017 में भी वो गए थे, और कर्नाटक में भी गए थे। तो ये उनको नहीं करना चाहिए। उनको अभी अपनी जो इमेज एक ओवरऑल चेंज करनी पड़ेगी। जो इमेज बन गई है वो इमेज धर्मूल से ड्रास्टिकली चेंज करना पड़ेगा। कि एक तो पहली बात तो मैं बार बार कहता हूँ, और हम इस प्लेटफॉर्म से भी मैंने कहा कि एक सामने एक ओवर टाइम पॉलिटिशियन है सब, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जो कि उसमें ही खपे रहते हैं, और इस तरफ राहुल गांधी है जो बीच में जैसलमेर चले जाते हैं, इटाली चले जाते हैं स्थापना दिन के ऊपर। तो ये पॉलिटिक्स में आप इनको नहीं जीत सकते। और एक ये होता है कि आपके पास कई अच्छे मुद्दे होते हैं, जैसे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये अच्छी बात है, ये अच्छा स्लोगन है, लेकिन पूरा ओवरऑल पैकेज
एक आपका क्या समीकरण है, आपने किसके साथ गठबंधन किया है, आपने किस उम्मीदवार को खड़ा किया है, आपके अगेंस्ट क्या चल रहा है। तो ये सब बातें मायने रखती है। जैसे 2014 को याद कीजिए, लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस के पास अच्छे मुद्दे नहीं थे उस वक्त? कांग्रेस के पास अच्छे मुद्दे थे, जैसे RTE, RTI, फूड सिक्योरिटी, और उस पर राहुल जी ने भी मतलब जो कूली, रेलवे के कूली होते हैं, उनसे बात करके फीडबैक लिया था मैनिफेस्टो के लिए, महिलाओं का फीडबैक लिया था, आदिवासियों का फीडबैक लिया। ये बात शायद कांग्रेस वाले भी नहीं जानते होंगे, और कांग्रेस वाले कहते भी नहीं, क्योंकि उनके अच्छे पॉइंट याद नहीं आते। वो क्या करते हैं, भाजपा वालों की गलतियां निकालते हैं, आप वालों की गलतियां निकालते हैं, लेकिन उन्होंने क्या अच्छा किया है वो कभी बात नहीं करेंगे। तो ये बातें उसके प्लस पॉइंट थी जी। वैसे तो कांग्रेस के पास इतने दशकों का सत्ता में किया हुआ काम है, तो अगर दिखाना हो, गिनवाना हो तो फिर भी वो क्यों नहीं जीत पाए, ये देखने वाली बात है। तो ऐसा नहीं है कि 2014 तक बीजेपी के पास अच्छे मुद्दे नहीं थे, बीजेपी की जो छवि थी वो अच्छी नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी है, अडवाणी जी, सब लोग अच्छे नेता तभी माने जाते थे, अच्छे वक्त उनकी जो उसकी जो चुनाव रैली है, कई बार मैं तो उस भावनगर में था, तो भावनगर में भी जाता था, राजीव गांधी भी आते थे तो मैं जाता था। तो मैंने देखा है प्रत्यक्ष रूप से कि कितनी भीड़ कहाँ पर उमड़ पड़ती थी। फिर भी 2014 या उसके पहले बोल लीजिए 1998 तक क्यों बीजेपी नहीं जीत पाती थी। तो ये सब पूरा एक पैकेज होता है, इसमें आप अलग अलग, आपका चुनावी घोषणा पत्र क्या है, आपके जो मेन नेता है उसकी छवि कैसी है, आपकी जो रैली है उसमें क्या क्या, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी को हर बार ऐसा कुछ मुद्दा मिल जाता है, जैसे मौत का सौदागर हो गया, नीच हो गया, चाय वाले की आपने उसका अपमान कर दिया कि हमारे कार्यालय में आके चाय बेच दिए गए। दिल्ली में जैसे बीजेपी वालों के लिए वो हो गया कि केजरीवाल के ऊपर इतना उन्होंने प्रहार किया, तो केजरीवाल के पक्ष में बात चली गई, और उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं था, उनके पास सब अलग अलग जो ग्रुपिज्म इतना है, वहां पर अभी भी ऐसी स्थिति है। तो इसलिए केजरीवाल वहां तीन बार से जीत के आ रहे हैं। बिहार में आप देखिए तो 2014 के तुरंत बाद ही 2016 में मोदी की लहर होते हुए भी वहां पर नहीं जीत पाए थे, क्योंकि नीतीश कुमार वहां पर स्ट्रॉन्ग लीडर है। तो ये सब बातें आपको सोचनी पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉन्ग लीडर है, उनके मुकाबले में कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो उसके समकक्ष हो सके। तो ये पूरा पैकेज जिसके पक्ष में काम करेगा वो दल जीत के आएगा। जी बिल्कुल। प्रकाश जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 7वें चरण की। तब अगर हम आजमगढ़ की बात कर ले और जौनपुर की बात कर ले, जो कि सपा का गढ़ माना जाता है, और मऊ और गाजीपुर की बात करें तो उनके जो सहयोगी है सुभाषपा के जो अध्यक्ष है ओम प्रकाश राजभर, और जनवादी पार्टी के जो प्रमुख है संजय चौहान, उनका भी वहां पर दबदबा माना जाता है। यानी कहीं ना कहीं ये दो जिले ऐसे हैं जहां पर भाजपा को खास तौर पर संभलने की जरूरत है। ये दो जिलों में जो भाजपा को है संभलने की बिल्कुल जरूरत है, और अभी जो 2017 का रिपीटेशन हुआ है ऐसा कोई सिचुएशन अभी नहीं आता है। सभी मत विस्तारों में कुछ न कुछ बदलाव आएगा, जिसमें थोड़े मतों से भाजपा जीती है, 10 से 15,000 17,000 ऐसे भी कई विस्तार है, तो उनको पीछे हट भी हो सकती है, ऐसा भी संभावना है। और दूसरी चीज ये है कि भाजपा के पास जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय कक्षा के नेता है, पंक्ति के नेता, वो मजबूत रहती है। और उसके अंदर जैसे गुजरात में एक पूरा प्रथम पंक्ति के नेताओं को बदल के तीसरी पंक्ति के नेताओं को मंत्रिमंडल सौंप दिया, तो ये उनकी एक रणनीति है। प्रजा की मानसिकता को पहचानने की उनमें आवड़त है। और आम आदमी पार्टी के पास बराबर ये है, लेकिन कोई जगह पर ऐसा है कि उनके पास, जैसे मीर जी ने बताया, वो बात सही है कि वो छोटे कार्यकर्ता है और उनकी बात भी एक महत्वपूर्ण है कि, लेकिन इनका दूसरी सेकंड पंक्ति और तीसरी पंक्ति के नेता इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिवली आम जनता आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस के पास है, लेकिन कांग्रेस सबका विरोध करती है, पंड्या जी ने बताया, तो विरोध की नेगेटिव इफेक्ट उन पे आती है। तो वो नेगेटिव जो नकारात्मक प्रचार कांग्रेस करती है,
उसके कारण उनको जो प्रचार करने में फटका पड़ता है, विचारों का प्रभाव पड़ता है, तो विरोध करने से ज़्यादा वो क्या अच्छा कर सकते हैं उसका प्रचार होना चाहिए। तो बीजेपी के पास जो रणनीति है वो प्रजा की मानसिकता को समझने की है, लेकिन फिर भी प्रजा अब समझ चुकी है कि जन्म जाति के वाद पर वोट नहीं देने हैं, और बीजेपी भी यह कर समझ रही है कि हमें मुस्लिमों के वोट भी लेने पड़ेंगे और हिंदुओं के भी लेने पड़ेंगे। इसलिए मोदी जी ने गुजरात में सद्भावना यात्रा निकाली थी और ऐसा प्रचार किया था कि हमें दोनों समाज के दोनों मुद्दे, दोनों मत चाहिए, मुस्लिमों के भी चाहिए, हिंदुओं के भी चाहिए। ये इन्होंने सद्भावना मिशन के बाद, वाजपेयी जी के कहने के बाद उनमें ये परिवर्तन आया है। इसलिए जो कट्टर विश्व हिंदू परिषद के आदमी थे वो मोदी जी से अलग हो गए, जैसे प्रवीण तोगड़िया जी थे या दूसरे गुजरात में थे, वो अलग हो गए। उसका कारण यही था कि जो उन्होंने मुस्लिम मतों को भी आकर्षित करने का प्रयास किया, ट्रिपल तलाक का मुद्दा लाए, तो यह सब जो उनकी रणनीति है उसमें वो सफल है। लेकिन प्रजा जो चाहती है वो परिणाम चाहती है, आर्थिक विकास चाहती है, शिक्षण का मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा है, आरोग्य का मुद्दा है, उसमें भाजपा का एडमिनिस्ट्रेशन पुअर ऐसा नजर आ रहा है। इसलिए बीजेपी की सीटें कम होने का एक ही कारण है कि विकास का मुद्दा की बात होती है, लेकिन आर्थिक विकास जो हो रहा है वो असमानता का हो रहा है। इसलिए प्रजा जो है कुछ न कुछ उसका मुख मोड़ेगी, ऐसा निश्चित बात लग रही है। जल्पा जी, आपके और यहाँ पर आना चाहूंगी हिरेन जी। मैं अगर वाराणसी की, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, अगर उनके 8 सीटों की भी बात करें तो बीजेपी को उस वक्त 6 मिली थी, अपना दल को 1 मिली थी और सुबसपा जो उनके साथ थी उन्हें 1 मिली थी। यानी ये भी महत्वपूर्ण है कि वाराणसी की 8 सीटों को संभालना। बिल्कुल, वो 8 सीटों की उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में ये बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि अभी प्रकाश जी ने बताया, आम आदमी पार्टी की बात करी उन्होंने, कांग्रेस की बात करी, ये और समाजवादी पार्टी की भी बात आज मैं कर देता हूँ। समाजवादी पार्टी की हालत जो है वो इतने समय में जो सुधरने की जो एक इमेज बनी है वो इमेज जुटला दी है खुद समाजवादी पार्टी ने। क्योंकि समाजवादी पार्टी में जब बाप बेटे एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते तो वो प्रजा के साथ क्या बैठेंगे, ये प्रजा ने जान लिया है। अगर विकास की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का विकास, मैंने जैसे कहा कि उत्तर प्रदेश के पास डबल इंजन की जो सरकार है उस वजह से, और योगी जी ने और मोदी जी ने मिलके उत्तर प्रदेश को जो दिया है, खास करके जब हम बात कर रहे हैं बनारस की, तो काशी में जिस तरह से जो विकास हुआ है वो जैसे पहले संकड़ी गलियां ही नहीं, पंडिया जी ने सही कहा, संकड़ी गलियां ही नहीं, गंदगी भी इतनी थी, कोई गंगा घाट पे जाकर स्नान करने से पहले 2 बार विचार करते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज का काशी एक अलग है। अगर काशी जो गया है उसी को पता होगा, और खुद मेरे ख्याल से राहुल जी और प्रियंका जी गए थे तो उनको भी पता है और वो भी जानते हैं कि यहाँ किसी एक सीट की भी आशा रखनी निरर्थक है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी भी जानती है कि एक भी सीट की आशा रखना निरर्थक है, और पिछले चुनावों से भी ज्यादा, मतलब दुगनी आप बढ़ोतरी से 8 सीटों को भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए देखेगी। जी, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देशका में आज का हमारा मुद्दा ये था कि अंतिम चरण का जो यूपी का मतदान होना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसीलिए भी है क्योंकि उसमें शामिल है वाराणसी। वाराणसी की बात करें तो ना सिर्फ नरेंद्र मोदी, योगी जी या फिर समाजवादी पार्टी की ओर से अगर हम बात कर लें कि वहां पर अखिलेश यादव भी नजर आए, यहाँ तक कि कहीं ना कहीं टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी उनके सपोर्ट में आई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात करें, वो भी वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे, पूजा अर्चना भी उन्होंने की थी। केंद्र की बात करें अगर हम 7वें चरण की, बनारस तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण ये इसीलिए भी है क्योंकि अगर इसकी 54 सीटों की हम बात करें, जिससे कि चर्चा भी हुई कि बीजेपी को उस वक्त अपने सहयोगी दल के साथ मिलकर 36 सीटें मिली थी। बीजेपी ने अपने दम पर वहां पर 29 सीटें हासिल की थी। अपना दल जो कि उनके साथ है उन्होंने 4 सीटें हासिल की थी। सुभाषपा जो अभी कहीं ना कहीं सपा की साइड हो गया है, उसे भी 3 सीटें थी, और वाराणसी में भी सुभाषपा को 1 सीट मिली थी। यानी ये महत्वपूर्ण है कि इस बार
क्या वाराणसी में से जो 8 में से 8 मिली थी, क्या इसमें कुछ सुभाषपा गड़बड़ कर सकती है? अखिलेश यादव की बात करें तो हर चरण में कहीं ना कहीं उन्हें फायदा होता हुआ नजर आया, क्योंकि उन्होंने स्थानिक दलों के साथ गठबंधन कर लिया था। उन्हें लगा कि अगर सबसे बड़ी कहलाती भाजपा का मुकाबला करना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। यहाँ पर बात जब हम यूपी की कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिर्फ यूपी तक ये चुनाव की जो प्रचार और प्रसार है वो सीमित नहीं रह जाते, लेकिन कहीं ना कहीं 2024 की भी तैयारी चल रही है। ये तैयारी का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि जब बंगाल की टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी को वहां पर आना पड़ा, वो विपक्ष की एकजुटता दिखा रही है। अगर सामने की ओर बात करें तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि शायद सपा के साथ अगर ममता बनर्जी नजर आती है तो शायद कल को मायावती भी भाजपा की ओर झुकाव दिखा सकती है। मुद्दा यहाँ पर यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं 7वें चरण की तो कहीं ना कहीं 2017 की अगर हम बात को छोड़ दे तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण का फायदा मिल जाता था कहीं ना कहीं हर पार्टी को, और जिस पार्टी को मिलता था वो कहीं ना कहीं सत्ता स्थान में भी आ जाता था। अब देखना तो ये भी होगा कि शायद इस चुनाव में धार्मिक जो भावनाएं हैं वो काम होती है या नहीं, क्योंकि अगर हम बात कर ले मुझे माँ गंगा ने बुलाया है उस स्लोगन के बाद के सालों की ओर गौर करें, चाहे हम राम मंदिर को याद कर ले, जय श्री राम के हम नारे याद कर ले, या फिर हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, मंदिर के विकास की बात हुई, निर्माण की बात हुई। कई बार बातें ऐसी भी होती है कि शायद और कुछ मिले ना मिले, लेकिन अगर जनता की धार्मिक भावना फुलफिल कर दी गई तो भी कहीं ना कहीं झुकाव उसी ओर चला जाता है। यहाँ पर बीजेपी का स्लोगन हर चरण में यही रहा कि मोदी योगी सरकार, डबल इंजन की सरकार, कई बार हमने सुना। ऐसे तो यूपी चुनाव के पहले भी हमने कई राजनीति देखी, पश्चिमी यूपी की अलग, पूर्वांचल की अलग, लेकिन अब जब अंतिम चरण है हर पार्टी कहीं ना कहीं ये प्रयास में जुटी है कि बस जो है वो ये 54 सीटों पर है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करें, वो चाहती है कि फिर से एक बार यूपी में उनका वो स्थान बने। यहाँ पर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो वो भी यूपी में एक शुरुआत चाहते हैं। सपा की बात करें तो सपा को तो कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी को वो कड़ी टक्कर देके कहीं ना कहीं कुछ गठबंधन के साथ सरकार भी बना सकते हैं। बीजेपी की बात करें, बीजेपी को लगता है कि शायद पिछली बार अगर हमें इतनी भारी सीटों से यूपी की जनता ने जितवाया था तो इस बार तो राम मंदिर निर्माण भी हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी हो गया, यहाँ तक कि खुद के ही गृह मंत्री ने कहीं ना कहीं मथुरा की भी तैयारी दिखा दी थी। तो शायद यूपी की जनता एक और मौका देगी ताकि हम वो सारे वादे को पूरा कर सकें। बसपा की बात करें तो बसपा कहीं ना कहीं कुछ कम एक्टिव नजर आई, लेकिन लगता है कि क्योंकि उनकी परंपरागत जो सीट रही है उन्हें वो भी मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं अगर कड़ी टक्कर हुई तो शायद वो भी अपना एक रुख बदल भी सकते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी जिनके साथ कुछ विरोधाभास चल रहा है, हो सकता है कहीं वो भी किंग मेकर बन जाए, या फिर भाजपा के साथ भी वो आ जाए। जो भी हो, लेकिन यूपी की जनता तय करेगी कि 7वें चरण में किस तरफ के वोट डाले जाते हैं और 10 मार्च को 7वें चरण का क्या परिणाम आएगा। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।